हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स फन एमडी। आई होप यू ऑल आर वेल। आज के वीडियो में मैं एक बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए। आज का मेरा टॉपिक है फंडामेंटल एनालिसिस इन द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करने के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में तो फंडामेंटल एनालिसिस एक ऐसा फॉर्मूला है जिस फॉर्मूला की मदद से आप स्टॉक मार्केट में ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो जैसे हम बहुत जानते हैं, बहुत सारे हम लोगों ने इन्वेस्टर्स देखे हैं, जैसे कि राकेश झुंझुनवाला, वॉरेन बफेट वर्ल्ड वाइड, और बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, इंडिया में भी है, वर्ल्ड वाइड है। वो क्या करते हैं, वो लो प्राइस का शेयर्स को खरीदते हैं और लो प्राइस का शेयर्स को खरीद के एक बहुत दाम से अराउंड ऐसा माना जाता है कि 500%, 1000%, और ऐसा भी देखा गया है कि 1000% का भी एक शेयर्स का दाम में इंक्रीज हुआ है। तो ये कैसे एक स्टॉक को पिक करते हैं और स्टॉक को पिक करके उस पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको हम सीख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस आज का क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। ओनली मैं बेसिक डिस्कस करूंगा फंडामेंटल एनालिसिस का, उसका एडवांटेजेस डिस्कस करूंगा और उसका डिसएडवांटेजेस डिस्कस करूंगा। स्टॉक मार्केट में अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस भी और एक एनालिसिस होता है, जिसमें हम ग्राफिकल और चार्ट्स को हम स्टडी करते हैं और चार्ट के मदद से हम लोग एक स्टॉक्स का शॉर्ट टर्म्स का जो मार्केट का जो रेट अदल बदल हो रहा है, फ्लक्चुएटिंग हो रहा है, उस फ्लक्चुएशन को हम समझ सकते हैं और उस फ्लक्चुएशन को हम समझ के हम लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमा सकते हैं। तो अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो हम लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फंडामेंटल एनालिसिस क्या है देख लेते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। Fundamental analysis. It's a method of evaluating the intrinsic value of a stock or securities to find long-term investment opportunities. तो फंडामेंटल एनालिसिस करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एक स्टॉक्स का इंट्रिंसिक जो वैल्यू है उसको हम निकाल सकते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब है जो एक स्टॉक्स का एग्जैक्ट वैल्यू, रियल वैल्यू है, उसको हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए, इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों अलग है। मार्केट वैल्यू जो है एक स्टॉक्स का, उसको उसका जो रेट का वैल्यू का जो फ्लक्चुएशन होता है वो होता है एक स्टॉक्स का डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर निर्भर रहता है। और इंट्रिंसिक वैल्यू है जो है वो अपना जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उस पे उस इंट्रिंसिक वैल्यू का अप्स एंड डाउन होता है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, मार्केट वैल्यू में ध्यान में नहीं देना है, हम लोग को एक स्टॉक्स का इंट्रिंसिक वैल्यू में ध्यान देना है। और हम लोग का काम है फंडामेंटल एनालिसिस से कि हम लोग एक स्टॉक्स का इंट्रिंसिक वैल्यू को निकाल सके। इंट्रिंसिक वैल्यू में एग्जांपल के द्वारा मैं भी बता रहा हूँ। सपोज एक मान लीजिए एक स्टॉक्स का मार्केट वैल्यू है 1000 रुपीज और उस स्टॉक्स का इंट्रिंसिक वैल्यू है 600। तो अगर हम इस स्टॉक्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और अभी हम लोग इस स्टॉक्स को खरीद रहे हैं फॉर लॉन्ग टाइम्स, देन हम लोग लॉन्ग टाइम में उस कंपनी को में हमें लॉस देखने को मिलेगा, क्योंकि उस स्टॉक्स का इंट्रिंसिक वैल्यू है 600 है और उसको शेयर ने मार्केट का जो इन्वेस्टर्स है उन्होंने उस स्टॉक्स का प्राइस को 1000 तक लेके गए हैं और आप उसी टाइम पे उस स्टॉक्स को खरीद रहे हैं, देन आप एक रॉन्ग पोजीशन पे है उस स्टॉक्स का अगर आप खरीदोगे। ठीक है, तो इसीलिए एक स्टॉक्स को हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए उसी टाइम हम खरीद सकते हैं और खरीदने के लिए चाहे जब उस स्टॉक्स का इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है और उस स्टॉक्स का मार्केट वैल्यू कम है। सपोज मान ले एक स्टॉक्स का मार्केट वैल्यू है 500 रुपीज और उस स्टॉक्स का इंट्रिंसिक वैल्यू है 2000 रुपीज। इसी टाइम पे जब इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा रहेगा मार्केट वैल्यू से, उसी टाइम पे हम लोग उस स्टॉक्स पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं और मीडियम टर्म के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उस स्टॉक्स का इंट्रिंसिक वैल्यू का हम लोग को पता लगाना पड़ेगा और स्टॉक्स का इंट्रिंसिक वैल्यू को पता लगाने के लिए हम लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह था हम लोग का पहला। The related economics, financials and other qualitative and quantitative factors of the stock। और उस स्टॉक्स का हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालते हैं, इकोनॉमी को हम लोग स्टडी करते हैं, एक देश का इकोनॉमी को स्टडी करते हैं, फाइनेंशियल एंड अदर क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को हम स्टडी करते हैं, उस कंपनीज का, उस स्टॉक्स का, और क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन जो है उसका भी हम लोग स्टडी करते हैं। सपोज मान लीजिए एक स्टॉक का सीईओ
उस कंपनी को इन्फ्लुएंस करता है। तो अगर उस सीईओ कितना टर्म्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा, वो टर्म उस कंपनी का शेयर्स पे इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है, तो इस ऐसा भी हो सकता है। तो इसके लिए हम लोगों को इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो सब कुछ हम स्टडी करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस पे। फंडामेंटल इंफॉर्मेशन दैट आर एनालाइज कैन इंक्लूड द कंपनीज फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। फंडामेंटल एनालिसिस में हम क्या स्टडी करेंगे? एक कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट स्टडी करेंगे। फाइनेंशियल का रिपोर्ट का मतलब हो गया ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, जितना भी है सब कुछ हम लोग स्टडी करेंगे। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स वगैरह और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल रिलेटेड नहीं है लेकिन वो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, उस इंफॉर्मेशन को भी हम लोग स्टडी करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस पे। अगेन क्या स्टडी करेंगे? इंफॉर्मेशन सच एज एस्टिमेटिंग द ग्रोथ ऑफ डिमांड्स फॉर प्रोडक्ट, और स्टडी करेंगे कंपनी का जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का डिमांड फ्यूचर में कैसा रहने वाला है, मैनेजमेंट का बिहेवियर्स कैसा है, इंडस्ट्रियल कंपैरिजन करेंगे। मैं जिस इंडस्ट्री पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ उस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज है उनसे हम उस मेरा कंपनी का जिस कंपनी में मैं शेयर्स का इन्वेस्ट करना चाहता हूँ उसका कंपैरिजन करेंगे, और वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी को भी हम देखेंगे। नेक्स्ट गवर्नमेंट पॉलिसी को हम लोग भी स्टडी करेंगे। तो ये हो गया हम लोग का फंडामेंटल एनालिसिस, और बहुत सा चीज है जिसको हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस में स्टडी करते हैं। तो ये जो स्टडी करते हैं उसका जो टेक्निक्स है बहुत से हम लोग अगर हम अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं, और अच्छी तरह स्टडी करने के बाद अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस की मदद से अगर हम कोई भी स्टॉक्स में हम इन्वेस्ट करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के बाद, देन हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके मुनाफा कमा सकते हैं लॉन्ग टर्म में। फाइनेंशियल एनालिसिस हेल्प्स डिटरमाइन द फाइनेंशियल हेल्थ एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। फाइनेंशियल एनालिसिस की मदद से हम लोग एक स्टॉक्स का फाइनेंशियल हेल्थ मालूम कर सकते हैं और स्टॉक्स का परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म में कैसा रहेगा उसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। अगर मेरा स्टॉक्स का अभी परफॉर्मेंस अच्छा है और इन फ्यूचर में इतना अच्छा रिटर्न नहीं देगा, उसका भी हम लोग पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट इट इज यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट। जनरली फंडामेंटल एनालिसिस का इस्तेमाल हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं और मीडियम टर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म का मतलब है, मीडियम टर्म का मतलब है मोर देन 3 इयर्स, लॉन्ग टर्म का मतलब है मोर देन 5 इयर्स, उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो ये बात को ध्यान में रखना है कि मेरा जो मैं फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट स्टडी कर रहा हूँ, फंडामेंटल एनालिसिस में जो कर रहा हूँ, वो फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद जिस स्टॉक में मैं इन्वेस्ट करूंगा उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट मिनिमम मेरा 3 साल के लिए होना चाहिए, और मोर देन 5 में अगर मोर देन 5 इयर्स में हो तो अच्छा है। ठीक, तो ये था मेरा बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब क्या है, अभी देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस अगर हम करते हैं तो फायदा क्या हो सकता है? Based on sound fundamental data which is quantitative in nature, hence the personal bias eliminates at large। जो फंडामेंटल एनालिसिस है, ये फंडामेंटल एनालिसिस डिपेंड करता है हम लोग साउंड फंडामेंटल डाटा को कंपैरिजन करके एनालाइज करके हम लोग निकालते हैं। साउंड फंडामेंटल एंड क्वालिटेटिव डाटा का मतलब क्या है? जो अकाउंटिंग का जो इंफॉर्मेशन है, जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है, उस फाइनेंशियल कंपनी का जो रिपोर्ट्स है उस रिपोर्ट्स को हम लोग स्टडी करेंगे डेप्थली, और उस डेप्थ स्टडी करने के बाद हम लोग एक कंपनीज का फ्यूचर्स का प्रिडिक्शन हम लोग लगा सकते हैं। उस कंपनीज का फ्यूचर में रिजल्ट कैसा देगा हम लोग अभी से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल एनालिसिस हमको यह मदद मिलता है। इट टेक्स इनटू अकाउंट द वेरियस मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर जो हो सकता है इकोनॉमी का पॉलिसी जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का फैक्टर्स है, उसको भी हम लोग पता लगा सकते हैं अगर हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। It helps to develop through understanding about business which are investing your hard earned money। और हम क्या कर सकते हैं, मैं जिस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर रहा हूँ उस कंपनी का हम लोग एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग मिल सकता है मुझे अगर मैं फंडामेंटल एनालिसिस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये था एडवांटेजेस, और भी है एक है इट हेल्प्स यू इन असेसिंग द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट इन टर्म्स ऑफ इट competency and integrity, which is proved to be the important indicator in deciding long term wealth creator or not।
तो फंडामेंटल एनालिसिस के मदद से मैं ये भी लगा सकता हूँ कि इस एक कंपनी में जिस कंपनी का जो मैं फंडामेंटल एनालिसिस कर रहा हूँ, उस कंपनी का जो मैनेजमेंट का जो टीम है, ऑर्गेनाइजेशन का जो टीम है, वो टीम कैसा है, उस टीम का गोल कैसा है, उस टीम का एम्बिशन कितना है, विजन कैसा है, और उसको हम पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। लेकिन इसको हम पता नहीं लगा सकते अगर टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, और अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं तो उस बात का हम लोग इजिली पता लगा सकते हैं। ठीक है, ये था बहुत इंपॉर्टेंट। और भी है एडवांटेजेस, क्या क्या है रह गए। इट हेल्प्स टू डिटेक्ट द वेरियस रेड फ्लैग्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रेड का फ्लैग्स का मतलब है जो जो ऐसा पॉइंट है जिसमें एक कंपनी का, मान लीजिए एक कंपनी का बहुत सारे लॉन्ग टर्म डेट्स है, तो लॉन्ग टर्म डेट्स एक कंपनी को लॉन्ग टर्म डिफिकल्टीज में फेंक सकता है। ठीक है, तो इसीलिए कंपनी का अगर हमें फंडामेंटल एनालिसिस कर रहा हो तो कंपनी का जो लॉन्ग टर्म डिफिकल्टीज कंपनी को फेस करना पड़ सकता है, उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट करने से पहले डिटेक्ट करना अच्छा है। अगर इन्वेस्ट मैंने कर लिया है ज्यादा से ज्यादा पैसा, और इन्वेस्ट करने के बाद मुझे रेड फ्लैग मालूम चल रहा है, कंपनी का क्या क्या लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम अगर उसको मुझे मालूम चल रहा है, तो ये बात खराब है। तो उसके लिए मुझे पहले से फंडामेंटल एनालिसिस कर लेना चाहिए। उससे मुझे क्या मिलेगा, कंपनीज का जो प्रॉब्लम्स है, कंपनीज का जो फ्यूचर्स का जो लॉसेस होने का जो चांस है, उसको मैं मालूम लगा सकता हूँ पहले से विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। इट हेल्प्स टू डिराइव द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ए कंपनी। जो कंपनी का एग्जैक्ट वैल्यू है उसको हम लोग पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। इट्स हेल्प्स टू बिल्ड ए ग्रेट फॉर्च्यून। अगर हम लोग अच्छी तरह से एग्जैक्टली हम लोग एक कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फंडामेंटल एनालिसिस का एनालाइज करते हैं, तो एक कंपनी से हम लोग एक फॉर्च्यून कैसे निकाल सकते हैं, एक ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा कैसे सकते हैं, उसका भी मालूम हम लोग लगा सकते हैं अगर हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो ये था एडवांटेजेस। तो ये है डिसएडवांटेजेस, क्या है देख लेते हैं। इट इज टीडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग। तो फंडामेंटल एनालिसिस जो करने में हम लोग को एक कंपनी का, उसके लिए हमको एक टाइम लगेगा और बहुत से पेशेंस का भी दरकार है। इसीलिए फंडामेंटल एनालिसिस करना सबका बस का बात नहीं है। जिनके पास अच्छा सा नॉलेज है, जो मैंने पहले बोला था, जिस चीज का एक आदमी को फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए फाइनेंशियल रिपोर्ट का स्टडी कैसे करते हैं उसको सीखना पड़ेगा, इकोनॉमी को कैसे स्टडी करते हैं उसका सीखना पड़ेगा, डिफाइंड चीज को सीखना पड़ेगा। इसके लिए उसको टाइम देना पड़ेगा उस काम को सीखने के लिए। उसके बाद उसको फंडामेंटल एनालिसिस करना अच्छी तरह से आएगा। ठीक है, तो ये है डीमेरिट्स। पीरियोडिकल मॉनिटरिंग इन ऑल फाइनेंशियल डाटा इज रिक्वायर्ड। तो ऐसा नहीं है आप फाइनेंशियल फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया और आप एक कंपनी में लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट करके आप बैठ गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना पड़ेगा, रेगुलरली उस कंपनीज को आपको फाइनेंशियल डाटा जो है, फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स है जो निकलता है एवरी क्वार्टर, उसको हम लोग मॉनिटर करना पड़ेगा। जो मैंने वैल्यूएशन निकाला था उसके हिसाब से वो चल रहा है कि नहीं, उसको भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ स्किल, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। तो फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए आपको बहुत सारा स्किल का भी रिक्वायरमेंट हो सकता है। आपको नॉलेज भी चाहिए और एक्सपीरियंस भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पहली बार फंडामेंटल एनालाइज कर रहे हैं और आप जिस स्टॉक का वैल्यूएशन निकाल रहे हैं वो एग्जैक्ट वैल्यूएशन आप निकाल पाएंगे, ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए। इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द हार्ट मेंटेलिटी और ह्यूमन इमोशन। तो फंडामेंटल एनालिसिस जनरली हम लोग का इमोशंस के अगेंस्ट काम करता है, तो इसके लिए हम लोग को इमोशंस का कंट्रोल करना चाहिए और इमोशन का कंट्रोल करके हम लोग इन्वेस्टिंग करना चाहिए। तो ये था डिसएडवांटेजेस ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, ये था हम लोग का डिसएडवांटेजेस। तो आज का टॉपिक सिर्फ बेसिक ही था फंडामेंटल एनालिसिस से। तो अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस स्टेप बाय स्टेप्स कैसे करते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपका आज के वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और एक इम्पोर्टेंट बात है कि इस टॉपिक का जो पीडीएफ नोट्स है, अगर आप स्टडी कर रहे हैं बीकॉम पे और एमकॉम पे, और अगर आपका सब्जेक्ट फंडामेंटल एनालिसिस है, तो इस टॉपिक का नोट्स में मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, और आप उस बॉक्स से मेरे एक लिंक दूंगा, उससे आप मेरा जो पीडीएफ नोट्स है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए।
और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि मैं फंडामेंटल एनालिसिस से बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक में लाने वाला हूँ। और उसके बाद मैं टेक्निकल एनालिसिस को डिस्कस करूंगा, उसके मदद से आप स्टॉक मार्केट से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।